चलिए इसमें से एक सिंपल सा क्वेश्चन बता दीजिए कि मानव शरीर के जो टेम्परेचर होता है तीनों में बताइएगा, केल्विन में, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कितना कितना होता है। सेल्सियस में तो होता है 37 डिग्री, उसको 37 36 डिग्री। पॉइंट कुछ रहता है। ठीक है। और फॉरेनहाइट में आता है 98.98 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ फॉरेनहाइट रहता है। ठीक है। और केल्विन में कितना होता है? केल्विन में तो 73 312 केल्विन होता है ना, 312 शायद 312 केल्विन होता है। देखना पड़ेगा, नहीं पता है, 312 होता होगा। ठीक है। बिंदु को पता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को हम दोगुना कर दें तो उसका प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना होगा? यानी प्रारंभिक कि का 4 गुना हो जाएगा। जब तार को खींचेंगे तो उसको पहले जो जितना था उसका प्रतिरोध है, अब उसका जो है प्रतिरोध कितना होगा? क्वेश्चन प्रतिरोध मतलब थोड़ा डिफाइन कीजिए। प्रतिरोध मतलब तन, जैसे तार को लंबा नहीं करता है तन, वो ना प्रतिरोध है क्या? नहीं, जैसे कि प्रतिरोध एक होता है कि उसको आप ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि रोकना। जैसे जैसे कि कोई करंट प्रवाहित हो रहा है अच्छा। तो उसको जो है रोकने के लिए जो है जो प्रतिरोध लगता है, एक ऐसे आसान भाषा में सिंपल मैसेज समझ सकते हैं, प्रतिरोध इसको कहते हैं। 4 गुना होगा। डिफिनेशन देखिए ना, शायद दिया होगा। देखते हैं। जैसे कि देखिए किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तार के यानी कि तार की जितनी लंबाई है उसका भी उतना ही जो है उसका लंबाई के समानुपाती। हाँ, जैसे कि किसी तार की लंबाई है, जितना लंबाई है उसी के बराबर ही प्रतिरोध ही होगा, उसका प्रतिरोध भी उतना ही होगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन में कहें कि तार की लंबाई यहाँ पे दोगुनी है तो प्रतिरोध भी जो उसका समानांतर है तो दोगुनी ही होगा। तो लंबाई दोगुनी करने पर आयतन में परिवर्तन के कारण जो है तार का प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। आयतन में परिवर्तन, लंबाई दुगनी करे तो आयतन उसका 4 गुना, जैसे आयतन का सूत्र होता है ना, उस पर बैठा के निकाला 4 गुना 2 गुना होगा ना, इसीलिए। हाँ, यहाँ पे आयतन में परिवर्तन कर रहा है इसलिए प्रतिरोध जो है 4 गुना हो रहा है। अगर जो वही कहता लंबाई में तो लंबाई में 2 गुना रहता। हाँ, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यही बात बोले ना भी, क्या बोले कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत जो है प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। पदार्थों का वह गुण जो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का प्रतिरोध करता है। करंट जो पड़ता है उसको जो धारा के जो प्रतिरोध विरोध करता है उसी जो प्रतिरोध कहते हैं। धारा के जो विरोध कर रहा है उसी को प्रतिरोध करते हैं। ये बात बताए कि पदार्थ वह गुण है जो किसी विद्युत परिपथ में, यानी कि किसी तार में जो है विद्युत परिपथ है उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, अब उसी को जो है विरोध करने के लिए जो उसको प्रतिरोध कहते हैं। समझे? इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध किसी पदार्थ के दोनों बिंदुओं के बीच स्थापित विभवांतर के समानुपाती तथा उसमें बहने वाली धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों छोर पे कर रहा है ना। हाँ, दोनों छोर पे कर रहा है, बिंदुओं की क्या कर रहा है, विभवांतर की समानुपाती तथा उसके बहने वाला जो होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारा जो बह रहा है उसके व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। मतलब V बराबर IR होगा इसका ना। हाँ। हल्दी के पौधे का कौन सा भाग जो है खाने लायक होता है? तो जड़ होगा। जड़ हो गया, प्रकंद है या फल है? जड़ है। सॉरी, गलती हो गया, प्रकंद होता है क्योंकि हल्दी का तना होता है। सॉरी, हल्दी एक क्या है? तना है, तो इसका हम तना वाला भाग जो है खाते हैं। जैसे कि तना क्या होता है, अगर आसान भाषा में समझिएगा तो जो चीज़ टेढ़ा मेरा रहेगा वो तना आता है। जैसे कि अदरक कभी सीधा नहीं रहता है, जैसे कि मिर्चा जैसा अदरक रहेगा कभी सीधा नहीं, तो इधर कभी इधर निकलेगा कभी इधर निकलेगा, टेढ़ा मेरा रहता है, तो ये क्या है? तना है। हल्दी क्या है? हल्दी कभी भी सीधा नहीं रहता है, थोड़ा इधर रहेगा, तो क्या है? तना है। तो तना को जो है प्रकंद कहते हैं। अब इसका खाने वाला भाग जो है तना होता है। तो इसका तो जड़ होता नहीं होगा। नहीं, इसका जड़ नहीं होता, ये तना है ना। अदरक जो है अदरक हो गया, जैसे प्याज ही है, प्याज क्या है? पर तना ही होगा। अब जैसे कि हल्दी हो गया, अदरक हो गया, केसर हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन, ये सब क्या है? तना है। जब लहसुन का कली रोपता है तो तना से होता है। हाँ। प्याज भी रोपता है तो तने से होता है। तना से होता है। ये अदरक क्या रहता है? उसी का ही रहता है। अभी बताए ना, जैसे कि आलू जब आप कबाड़ते हैं खेत से तो देखते हैं कि झुंड से झुंड जो है कवरता है, तो क्या हो गया? तना बटा हुआ रहता है, तना भाग उसका कवरता है। ठीक है। अब मूली क्या होता है? तो जड़ होता है। मूली मतलब कि जो चीज है शंकु के आकार के रहेगा उसको जड़ कहेंगे। मूली हो गया तुर के जड़। हाँ,
गाजर मूली हो गया, गाजर हो गया, गाजर शलजम हो शंकु गया, गाजर शंकु का आकार होता है। सिंघाड़ा हो गया, बरगद हो गया। बरगद जो है और स्तंभ संजम जड़ होता है है। कुंभ जड़, और सिंघाड़ा होता है आपको स्वांगीकरण जड़, और रबड़ रबड़ बरगद स्तंभ जड़, स्तंभ जड़ है। स्तंभ बरगद का जब पेड़ देखिएगा तो पेड़ से जो है लटका हुआ लटका लंबा निकलता लंबा है, रहता उसी को है, स्तंभ कहते तो हैं। वो स्तंभ के रूप में है, यानी कि स्तंभ मतलब सीधा खड़ा के रूप में है वो। स्तंभ। और पान के पत्ता होता है आरोही की जड़। सब जड़ का एक प्रकार है। ये क्वेश्चन आते रहता है। हाँ, नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, यानी ये हो गया मुंबई आपका का शेयर बाजार। शेयर बाजार की बात कर रहा है। मुंबई दलाली रोड मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार मुंबई में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। सेबी, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1998 सेबी के बारे में 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी के पूरा नाम क्या होता है? सेबी होता है एक मिनट बताते हैं। SEBI, सेबी सेंसेक्स एक्सचेंज बोर्ड विनिमय, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सॉरी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ हाँ, सेबी होती है। सेबी हो गया। सेबी को जो है 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा मिला था, यानी विधि के द्वारा स्थापित किया गया। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच है। शेयर बाजार का सर्वोत्तम संस्था है यह, यानी कि सेबी जो होता है वो शेयर बाजार पे कंट्रोल करता है कि सेबी जो है, जैसे कि शेयर बाजार में जो है कौन सी पैसा जो आ रहा है, जो लोग पैसा जो शेयर बाजार में लगा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं ना हो रहा है, या कहीं से पैसा जो है भ्रष्टाचारी वाला तो नहीं ना आ रहा है, या ब्लैक मनी तो नहीं ना आ रहा है। तो इस पर जो है कंट्रोल करता है सेबी पे, या ध्यान रखता है, रेगुलेटिंग करता है कि जो है शेयर बाजार जो है अच्छे से चल रहा है या नहीं। सेबी का मुख्य रूप से यही काम है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, जिसे शेयर बाजार कहते हैं। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है, इसके शेयर बाजार कहते हैं। न्यूयॉर्क में जो है इसको कहते हैं वॉल स्ट्रीट। और मुंबई में शेयर बाजार को वॉल स्ट्रीट कहते हैं। हाँ, वहाँ भी शेयर बाजार है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। वहाँ के शेयर बाजार को वॉल स्ट्रीट कहते हैं। और मुंबई में जो है वो दलाल स्ट्रीट इसको कहते हैं, शेयर बाजार को। मुंबई में दलाल स्ट्रीट। हाँ, दलाली रोड कहते हैं। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी के जल मंदिर। हाँ, आरा, राजगीर, पावापुरी। पावापुरी में होगा। बिहार में जल मंदिर पावापुरी में स्थित है, ठीक है। पावापुरी में जल मंदिर जो है ये किस धर्म के लिए है? जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है। महावीर का निर्माण जो है कहाँ पे? यहीं पर हुआ था, पावापुरी में ही हुआ था। निर्माण कब हुई थी? 468 बीसी में। 468 बीसी में हुआ था। और महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ यानी था। कि बीसी में। हाँ, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट हो गया, यानी वही ईसा पूर्व। ठीक है। और महावीर जैन धर्म के अंतिम और सबसे लोकप्रिय तीर्थंकर थे। ऐसे हम बोलेंगे ना, जैसे कि महावीर का निर्माण कब हुआ था? 468 बीसी। तो वैसे बोलना है, ठीक है, बोलिएगा ऐसे। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? जेमू ग्लेशियर ऑप्शन है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर सिक्किम में। अच्छा, जेमू यहाँ, जो कि ठीक है, बिल्कुल सही है। जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत शिखर से जेमू ग्लेशियर जो है संबंध है, यानी कि कंचनजंगा पर्वत यहीं पर ही है, सिक्किम में ही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गॉडगिन, जो कि पीओके में है। बिल्कुल सही है, केटू गॉडविन ऑस्टिन है, पीओके में है। भारत की सबसे ऊंची केटू पीओके का पूरा नाम क्या है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। बिल्कुल सही है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। एक और होता है पीओके का, एक और होता है एलओसी। एलओसी एगो होता है, एगो एलएसी होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल। एगो एलएसी भी होता है। लाइट एक्चुअल कंट्रोल होता है। हाँ, ऐसे हो जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। भारत के भारत में कहेगा तब, भारत के कहेगा तब होगा केटू। नहीं, भारत के कहेगा तो कंचनजंगा, और मैं कहेगा तो केटू, जो कि पीओके में है। तो वो तो मैं अभी वर्तमान में नहीं है। नहीं है तो पाकिस्तान में है ना। हाँ, तो भारत में नहीं है। भारत में नहीं ना, भारत के है। ये जो है भारत में है, सिक्किम तो भारत में है ना, समझे? अच्छा, भारत में, हाँ सॉरी।
भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। यानी भारत में लगा देगा तो हो जाएगा कंचनजंगा। हाँ। और के लगा देगा तो अथी हो जाएगा K2 गॉड की यूनिवर्सिटी। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में पीओके अधिकृत है। अभी दोनों का मान्यता नहीं है कि किसको देंगे प्रायोरिटी, की पाकिस्तान को देंगे कि भारत को देंगे। जब पीओ के वापस आ जाएगा तो फिर कहेंगे हो कि जाएगा, भारत में- में, मेरा होगा, हाँ। भारत में कहेंगे फिर। हाँ जेमू ग्लेशियर जो है हिमालय के पूर्वी भाग का सबसे जो है बड़ी ग्लेशियर है, जो जो कि 26 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 26 किलोमीटर का फैला हुआ है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है ध्रुवीय क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है? ध्रुवीय मतलब पोल की बात कर पोल रहा की है। बात बोल रहा है वो। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का जो है दूसरा सबसे लंबी अल्पाइन हिमनद है। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है यह? यस, सचिन ग्लेशियर आपको चीन में है, तिब्बत में है। भारत में है ना, भारत में है ना, जम्मू हाँ। कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू से, हाँ, सचिन ग्लेशियर। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जम्मू जेमू ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? वही जम्मू कश्मीर में। सिक्किम में है, अभी तो देखें। अच्छा सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। भारत के कुछ प्रमुख हिमनद है, जैसे कि नुब्रा हो गया, नुब्रा एक घाटी भी है, नुब्रा घाटी हो गया, नुब्रा यह हिमनद है। यह चोंग हो गया हिमनद, चोंग हिमनद हो गया, रीमो हिमनद हो गया, हरि पर्वत हिमनद हो गया, नूनकुंड हिमनद पर हो गया, नूनकुंड हिमनद, ब्यास कुंड हिमनद हो गया, चंद्र हिमनद हो गया, मियार हिमनद हो गया, किलोंग हिमनद हो गया। ये सब जो है भारत की क्या है, ये सब कुछ हिमनद है, यानी कि अथी है, ग्लेशियर है कुछ कुछ। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन है। हाँ सियाचिन। ठीक है। 25। कह रहा है नेक्स्ट की कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ठीक है, बिल्कुल सही है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। भारत में कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? शासन करेगा तो ब्रिटेन, और ब्रिटेन से लिया है। प्रक्रिया करेगा तो जापान। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 21 में 21 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। यानी कि प्रक्रिया हो गया तो ये जापान हो गया। मतलब हाँ। कि प्राण एवं दायित्व से संबंधित अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ गया। और वही 14 चल जाएगा आपको कानूनी अधिकार, हाँ, विधि के समक्ष कहते हैं, विधि के विधि के समक्ष समक्ष। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और 16 में हो जाएगा आपको धर्म में जातीय लिंग के भेद के नहीं, 16 में जो है अथी है, 16 में क्या है? 15 में कि 16 में? 15 में है धर्म जाति वाला। अच्छा, 15 में हो गया धर्म लोक जाति। नियोजन में समानता है अच्छा। 16 में। लोग, अच्छा, बरमुडा द्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है एक। यह उत्तरी पश्चिमी जो है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में बरमुडा द्वीप है। एक बरमुडा ट्रायंगल भी है ना, अटलांटिक महासागर में एक बरमुडा ट्रायंगल भी है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो है सेंट हेलेना द्वीप है। कहाँ पे है? सेंट हेलेना द्वीप हो गया दक्षिण अंटार्कटिक महासागर में। दक्षिण अटलांटिक महासागर में है सेंट हेलेना द्वीप। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ पे है? यह हिंद महासागर में, हिंद महासागर में है। विश्व की सबसे विश्व बड़ी की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ पे है? क्वींसलैंड के समीप है। के समीप है। बोवेट द्वीप जो है कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, जो कि ज्वालामुखी से निर्मित है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। यानी बोवेट द्वीप। विस्फोट होकर निकला हुआ। हाँ, ज्वालामुखी। जब वायु प्रदूषण का संकेतक किसको माना जाता है? वायु लाइकेन, प्रदूषण- कवक या नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। कहाँ है? 37। 37 नंबर। नील हरित शैवाल। लाइकेन को जो है वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है। किसको? लाइकेन को माना जाता है। लाइकेन एक प्रकार का मिश्र जीव है जो कि एक कवक तथा शैवाल की एक या दो जातियों के सहचर्य के परिणाम स्वरूप बनता है। अब लाइकेन क्या है? तो यहाँ पे कहा कि मिश्र जीव है। किसका मिश्र जीव है? तो कवक के हो कवक सकता का। है, शैवाल के हो सकता है, या और भी जातियों और भी का जो है जाति हो सकता मिल करके जो है लाइकेन जो है बनता है। लाइकेन सहयोग से जो मिलता है। लाइकेन जो है सहजीविता का उदाहरण है, क्योंकि अकेले ही नहीं बना है, सबके साथ मिलकर के बना है यह। लाइकेन में जो है शैवाल के द्वारा भोजन और कवक को द्वारा जो है सुरक्षा प्रदान किया जाता है। शैवाल के द्वारा लाइकेन को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। और कवक के द्वारा इसको क्या मिलता है? तो सुरक्षा मिलता है। एक प्रकार का जीव है यह। लाइकेन से लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। लाइकेन से रोसेला टिंक्टोरिया नामक जो है एक लाइकेन है, जिसका लिटमस पेपर के निर्माण में जो है प्रयोग किया जाता है। बिहार के किस नृत्य की समानता जो है गुजरात के गरबा से है? जिजिया। जाट जाटिन, झुमरी, झिझिया।
झिझिया। बिहार की झिझिया नृत्य जी की समानता जो है गुजरात के गरबा से होती है। गरबा से होती है। इसी प्रकार से यहाँ झिझिया भी नृत्य होता है। गुजरात के डांडिया और गरबा नृत्य की तरह जो है झिझिया नृत्य नवरात्रि पर किया जाने लायक है। यानी कि नवरात्रि जब आता है तो उस वक्त जो है गुजरात में डांडिया भी होता है, गरबा होता है। उसी तरह से बिहार में क्या होता है? झिझिया। झिझिया झिझिया होता है। झिझिया नृत्य होता है। डांडिया और गरबा का प्रभाव बढ़ गया है। बिहार में पौराणिक झिझिया नृत्य प्रायः मृत हो चुका है। यानी कि अब जो है खत्म हो चुका है। अब यह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इसके जगह पे क्या आ रहा है? डांडिया और गरबा भी अब बिहार में अब होने लगा है। झिझिया नृत्य जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर कुंवारी लड़कियों के द्वारा अपने सिर पर जलते द्वीप एवं छिद्र वाला घड़ा रख करके जो है किया जाता है। तो ये नाच क्या किस प्रकार का नाच हुआ? तो जब दुर्गा पूजा आता है, दशहरा आता है, तो उस वक्त लड़कियां सब क्या करती है? एक जलता द्वीप जो है ना माथे पर लेती है और एक छिद्र वाला जो है घड़ा रख करके डांस करती है, नाच करती है। यही जो है झिझिया नृत्य है। हालांकि अब इसका जो है समाप्ति के कगार पे है। इसके जगह पे क्या आ गया है? डांडिया और गरबा का प्रभाव दिखा जा रहा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया है? राजेंद्र प्रसाद। न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा है? एनी बेसेंट। भारत भारती कौन लिखा है? मैथिली शरण मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा कौन लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। गीता रहस्य कौन लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स कौन लिखा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। न्यू इंडिया कौन लिखा है? एनी बेसेंट। भारत भारती कौन मैथिली लिखा है? शरण गुप्त। भारत दुर्दशा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। गीता रहस्य? बाल गंगाधर तिलक। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर प्रथम पंचवर्षीय योजना था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये योजना कब आई थी? 51 से 56। 1951 से 56 की होती। प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल रूस यह कहाँ का था? रूस के विद्वान द्वारा बनाया गया था, हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरा पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल था? पीसी महालनोबिस। 61 से नहीं, वो दूसरा है। तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से था? वही है 61 से 66। दूसरा 61 से 66 है ना था। तीसरा है यह 61 से 66। 56 से पहला 51 से 56 तो पहला हो गया। 56 से फिर जोड़ लीजिए 5 साल 60 हो गया। ये होगा, फिर 61 से हो गया। तीसरे योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। अब इसके जगह पे क्या आ गया है? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2015 15 में, जनवरी 2015 में हुआ था। जनवरी 2015। ठीक। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा नई दिल्ली, पुणे की मुंबई? नई दिल्ली से क्या? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरगोड़ा में स्थित है। केंद्रीय आलू संसाधन कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण 2010 में स्थापना इसका हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 2010। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट कब आया था? एनजीटी की स्थापना की गई थी। 19 एनजीटी की स्थापना किया गया था।
यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। ट्रिब्यूनल प्रथम एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? 2010 में नई दिल्ली नई में। दिल्ली में किया गया था। एनजीटी आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसके द्वारा लिखा है? झुम्पी लाहिया, किरण देसाई, झुम्पी लाहिया, किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। किरण देसाई के द्वारा इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ पुस्तक किसके- लॉस, किरण किरण देसाई। देसाई। अरुंधति राय के द्वारा क्या लिखा है? द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अनीता देसाई के द्वारा लिखा है फास्टिंग फास्टिंग और फिस्टिंग, फिस्टिंग, फास्टिंग फास्टिंग और फिस्टिंग। फास्टिंग और फिस्टिंग अनीता देसाई। झुम्पा लहरी के द्वारा क्या लिखा है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, मेलोडीज। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। और एक और है द नेमसेक, द नेमसेक और द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडी। मेलोडीज। सोनिया गांधी के द्वारा क्या लिखा है? सोनिया गांधी राजीव, राजीव एक पुस्तक लिखा गया है। बेनजीर भुट्टो के इसके द्वारा लिखा गया है डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट, बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखा गया था। और एक और है, मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? तांबा, मैग्नीज, जस्ता। मैग्नीज। मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मटर को मैग्नीज द्वारा, मैग्नीज की कमी के द्वारा होता है मटर में मार्स रोग। मटर जो हम लोग खाते हैं उसमें मैग्नीज की कमी होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? मार्स रोग, मार्स रोग। मार्स रोग मैग्नीज को होता यानी है। कि मटर खाने से मैग्नीज मिलता है हम सबको, हाँ मिलता है मैग्नीज। तो हमें मटर खाना चाहिए। नींबू में जो है डाई बैक रोग किसकी कमी से होता है? तांबा के, तांबा की कमी से हो जाता है। डाईबैक। नींबू में अगर डाईबैक नहीं रहेगा तो तांबा की कमी से डाईबैक नामक रोग हो जाएगा। धान में जो है खैरा रोग किसकी कमी से होता जस्ता है? की कमी से, जस्ता की कमी से। जिंक, जो देखते हो ना कि धान में जिंक डालता है तो उसका पोषक एकदम अच्छा उर्वरक मिलता है। लीची में पत्ती जलना किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से। पत्थर हो जाए। रजनामा किसकी पुस्तक लिखा रजनामा गया है? महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है। फारसी में लिखा गया था महाभारत का रजनामा का रजनामा होता है क्या? पुस्तक फारसी है। में रजनामा एक भाषा है, उसको फारसी में अनुवाद किया था रजनामा को। अच्छा, जैसे कि महाभारत जो है ना, इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया तो क्या कहलाया? रजनामा कहलाया, रजनामा कहलाया। महाभारत और रामायण भारत के दो प्राचीन महाकाव्य हैं। महाभारत और सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। महाभारत एक विश्व काव्य है। सबका सबसे प्राचीनतम नाम क्या है इसका? जय संहिता। जय संहिता इसका नाम महाभारत था। का पूछेगा प्राचीन नाम जय संहिता। इसका फारसी अनुवाद कौन किया था? रज नाम से है। बदायूं ने किया था, और नकीब किया था, नकीब खां किया था, और शेख शेख सुल्तान आदि ने किया इनको था। मिलकर किया था। सब मिलकर के काम किया था, जिसको नाम दिया गया रजनामा। रामायण रामायण के भी यही तीनों किया है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया था? बदायूं बदायूं, नकीब खां, शेख सुल्तान आदि ने किया था। शेख सुल्तान। महाभारत के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। वेद व्यास। सॉरी वेद व्यास। महाभारत वाल्मीकि रामायण का किया था रामायण के वाल्मीकि। तुलसीदास है ये रामचरितमानस का। रामचरितमानस। उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखा है? बाबूती। भवभूति के द्वारा। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा है? रामदेव। सोमदेव। काम सूत्र किसके द्वारा लिखा है? वात्स्यायन द्वारा। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा है? पतंजलि द्वारा। पतंजलि के द्वारा लिखा गया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। क्या क्या फिर से क्वेश्चन? भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष होता 6 है? वर्ष। 6 वर्ष होगा। महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है इसको। हाँ, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। जिस तरह मतलब न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरह इसको भी हटाया जाता है। आर्टिकल शायद होगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 148 है, सीएजी कहते हैं इसको। हाँ, अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की नियुक्ति करते हैं। भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षण करता है। सेवानिवृत्ति के बाद यह भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। कोई भी नौकरी नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक है सीजे का। वर्तमान में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। 14 में है। सीएजी का पद जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित हुआ था?
बोकारो। बोकारो वह रूस की सहायता से की। रूस है। सोवियत संघ, ठीक है, रूस के द्वारा हुआ था। हाँ, सोवियत संघ रूस के द्वारा। यह भारत का सबसे बड़ा क्या है? आयरन आयरन एंड स्टील स्टील कंपनी है। है। कंपनी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी? 1 अप्रैल 1956 से लेके 61 31 तक। मार्च 1961 तक, ठीक है। द्वितीय अभी पढ़े थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल था? पीसी महालनोबिस। मॉडल पीसी महालनोबिस, ठीक है। इसी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ कारखाना स्थापित हुआ था जिसमें हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से हुआ था। राउरकेला उड़ीसा में है। जर्मनी के सहयोग से हुआ था। जर्मनी के सहयोग से सब हुआ था। भिलाई भी हुआ था। भिलाई हुआ था आपको रूस के सहयोग से। हिंदुस्तान लिमिटेड स्टील दुर्गापुर हुआ था, जो पंजाब में, जो पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। दुर्गापुर वाला जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल में है। हाँ, ब्रिटेन के सहायता सहायता से हुआ था। और बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहायता से हुआ था। एक और है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ये तो 38वीं समानांतर रेखा है ना। 38वीं है, ठीक है। और 49वीं रेखा जो है यह अमेरिका और कनाडा के बीच में है। कनाडा। 70वीं हो जाएगा आपको। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच है। रेड क्लिफ तो पता ही होगा, भारत पाकिस्तान के बीच है। डुरांट रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। लेकिन पहले था भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन अब बंटने के बाद हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हाँ, 1893 में था भारत और अफगानिस्तान के बीच। जब पाकिस्तान बटा ना हमसे तब। 49वीं रेखा अमेरिका कनाडा है। 17वीं रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। मैकमोहन रेखा 1914 में हुआ था। भारत और चीन के बीच है। मतलब भारत के मनमोहन सिंह कहा गया था पाकिस्तान चीन कौन सी लेके मैक लेके तो मैकमोहन। अच्छा, ठीक है। मेनर हिम रेखा किसके बीच है? रूस और फिनलैंड। मैगी नॉट रेखा किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस। मैगी खाया तो फंस गया कौन सी में, दांत में, तो हो गया फ्रांस। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसका सब्जेक्ट ट्रिपल भुला गया। मेनर हिम जो है रेखा जो है पूछा हुआ है, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछता है, ऐसा पूरा पूछता है सब। मैगी फंस गया दांत, ये सब ऐसे याद रखते हैं, भुला जाते थे। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? नेतृत्व किया था तो 1900 कहाँ है 36 36 में किया। 1943 में किया था। राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व तो 1943 में किया था। हमको लगा कहाँ से किया था? यहाँ से किया था। कौन सा था उसको? कोलकाता में से लगता सा तो किया होगा ना। कोलकाता से था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। आजाद हिंद फौज को प्रथम जो है डिवीजन कौन था? कैप्टन मनमोहन सिंह इसका नेतृत्व किया था। आजाद हिंद फौज को प्रेरणादायक एवं संगठनकर्ता रास बिहारी बोस से प्रेरणा थे। लाल किला मुकदमा को दिल्ली मुकदमा भी कहते हैं इसको। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाया गया था नवंबर 1945 में। सुभाष चंद्र बोस 1938-39 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए थे। चलिए नाटो के बारे में बताइए। नाटो मतलब सबसे पहले तो 13 अप्रैल 1949 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें लगभग वर्तमान में मतलब 23 के अनुसार 13 अप्रैल 4 जुलाई 22 या 23 2023 जुलाई 1949 4 अप्रैल 1949 होगा। 4 अप्रैल है 1949 सॉरी तब नहीं पता। ठीक है। मतलब वर्तमान में कितना देश है? वर्तमान में 30 देश उसमें है, सम्मिलित है। ठीक है। और इसका उद्देश्य इसका पूरा नाम क्या होता है नाटो का? नाटो का होता है नाटो का उत्तरी अंटार्कटिक संगठन। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। यानी कि उत्तरी जो महादेश होता है, उत्तरी जो महादेश है उसके द्वारा जो है सटे हुए देशों का एक संगठन है। और नाटो का संगठन किया गया है। नाटो का संगठन बनाने का अमेरिका का हाथ है। और मतलब ये साम्यवादी को रोकने के साम्यवादी को रोकने के लिए मतलब नाटो का गठन किया गया था। जब रूस में मतलब एकाएक मतलब होता है ना कि विचारधारा मतलब बदल देना किसी का, तो वही मतलब बहुत सारे लोग उसमें मतलब इन्वॉल्व मतलब उसको समझ नहीं पाए थे और उसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे वो। इसीलिए मतलब अमेरिका का कहना था कि मतलब ये सारे लोगों को अपना आपस में मिला के एक मतलब अति साम्यवादी का गठन कर रहा है। इसलिए आप उद्देश्य बताइए नाटो का। नाटो का उद्देश्य है कि जो आर्थिक रूप से जो है ना
सहयोग करना है एक दूसरे देश से। अगर जो कोई देश अगर जो लड़ाई हो रहा है तो उसको साथ देना है, ना कि उसको दिखाना। हम स्पष्ट करें इसको। बोलिए। नाटो का उद्देश्य यही था कि जैसे कि बहुत सारे देश जो मतलब जो भी उसमें हस्ताक्षर या अथी किया गया है, जो भी देश, तो यदि किसी एक देश पर या दूसरे देश पर भी आक्रमण किया जाएगा तो वो 300 देश जाके, यानी कि माना जाएगा कि वो 300 देशों पे मतलब हमला किया है, और वो 300 देश जाके वो मतलब उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा। ठीक है। नाटो का यही है कि निवारण करना, उसका किसी समस्या का निवारण करना, रक्षा करना, या संकट से आ रही थी प्रॉब्लम को जो है सोल्यूशन करना, और तीनों जो है संकट को रोकथाम करने के लिए प्रबंधन करता है, तीनों साथ मिल करके आता है, और सहकारी जो है सुरक्षा करना इसका होता है। नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि महादेश हम लोग जानते हैं, अटलांटिक महादेश होता है, जो एस आकार का हम लोग जानते हैं कि एस आकार के महादेश को अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो उस अटलांटिक महासागर से पश्चिम में और पूरब में लगभग जितना भी देश सटा हुआ है, सारे देशों का एक संगठन है। ये सब स्टार्ट हुआ था 1945 जब 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दो देशों के बीच ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया था इसको लेकर के कि कौन सा देश जो है ज़्यादा पावरफुल है। अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए जो है दो संगठन बना था, एक था नाटो और दूसरा था यूएसएसआर, जो कि रूस के द्वारा बनाया गया था पहला। और ये दोनों जो है अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कि हम देश बड़ा है या हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है या हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये दोनों को लेकर के नाटो का विश्लेषण किया गया था। हालांकि 1991 में जो है यूएसएसआर का विघटन हो गया था, उसके बावजूद भी अभी नाटो जो है क्रम से चलता आ रहा है। अभी भारत वर्तमान में इसमें शामिल नहीं है, और भारत को काफ़ी बार अमेरिका के द्वारा आमंत्रित भी किया गया है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। अभी रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा था ये नाटो को लेकर के ही युद्ध हुआ था, क्योंकि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो, और जबकि नाटो जो है अमेरिका जो है यूक्रेन को शामिल करना चाहता था। मूलतः इसका उद्देश्य यही है। बाकी इसमें से 30 को देश है, तो 30 देश को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए यूरोपीय यूनियन के बारे में कुछ बताइए। हम पढ़े ही नहीं है। यूरोपीय यूनियन का एक संगठन है, जिस तरह से सार्क संगठन है, जिस तरह से नाटो संगठन है, जिस तरह से यूएसएसआर का संगठन, उसी तरह से यूरोपीय यूनियन है। इसमें जो है पहले जो है 29 सदस्य हुआ करता था, लेकिन अभी जो है इसमें 2 सदस्य घट गया है, जिसमें से कुछ समय पहले कोरोना के समय पर ब्रिटेन ब्रेग्जिट हुआ था तो उसको ब्रेग्जिट कहलाया, और कुछ समय बाद हरियाणा थी हंगरी उसमें से अलग हुआ तो उसको हगजिट कहलाया था। हगजिट और ब्रेग्जिट हुआ। हाँ, तो ये 2 हट गया, तो वर्तमान में 27 सदस्य इसमें है। और यूरोपीय यूनियन का अपना जो है एक संगठन होता है अपना, जो इसमें जो होता है, इसका 1 जनवरी 1993 को ये बना था, और ये इसका अपना जो है संसद होता है, इसका अपना जो है तिरंगा होता है, अपना झंडा होता है ये लोग का, इसका अपना फ्लैग होता है ना। हाँ, और इसका वर्तमान जो संसद के जो अध्यक्ष है यूरोपीय यूनियन का, वो फ्रांस के है, स्ट्रासबर्ग है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष रोबर्टा मार्सेला है, मेटासोला इसका जो है वर्तमान अध्यक्ष है। और इसका जो संसद है फ्रांस में इसका संसद पड़ता है स्ट्रासबर्ग, जो है इसका संसद का नाम है, यूरोपीय यूनियन का संसद का नाम है स्ट्रासबर्ग, तो ध्यान ये रखिएगा। और ये जो मूल रूप से आर्थिक हो गया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या सुरक्षा की नीतियों को जो है नियंत्रित करने के लिए जो है ये तीनों ये सब जो है देश संगठन करता है या एकजुट आता है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है ना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और सेंट्रल एशिया के बारे में, जैसे कि वर्तमान में जो है अगर भारत को देखिएगा तो भारत के ऊपरी जो हिस्सा आता है, नॉर्थ वाला हिस्सा, तो जिसमें जम्मू कश्मीर से सटा हुआ कुछ एरिया आता है, उससे अलग होकर के यदि पश्चिम में जाइएगा तो 5 एक देश मिलता है आपको, जिसमें किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, और कौन सा इसमें देश है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है। मूल से 5 देशों का एक संगठन है जिसे हम सेंट्रल एशिया के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो मध्य एशिया के, जैसे कि इतिहास हम लोग जब पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम जानते हैं कि मध्य एशिया से कौन आया था, कुछ याद है? आर्य जो है मध्य एशिया से आया हुआ करता था, तो यही जो 5 देश है यही मध्य एशिया में आता है। यही से कहा जाता है कि आर्य जो है यहीं से आगमन इसका हुआ था, मध्य एशिया से। हाँ, मध्य एशिया से। अब इसको सेंट्रल एशिया को जो है एशिया का हृदय कहा जाता है, इसको हार्ट कहते हैं, एशिया का हार्ट कहते हैं। जैसे कि पूरा अगर एशिया महादेश के हार्ट, हाँ, एशिया महादेश का हार्ट किसको कहेंगे तो सेंट्रल एशिया को कहते हैं, जिसमें मूल रूप से 5 देश आता है। कौन कौन बताइए फिर से?
तजाकिस्तान, बोलिए। हाँ। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, एगो और कौन? 5 गो देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 2 गो जितना के से है, 2 गो ला- यू से है, एगो जितना ई से भी है। है सब किस तानसी है। किर्गिस्तान जिसमें सब लगा हुआ है। औद्योगिक खनिज के संसाधन के रूप से इसमें ये लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अधिकतर इन सब देश जो चाइना से सटा है इसका बॉर्डर है, वो अधिकतर इस पर जो है कब्जा करने का इसका जो है फोकस रहता है। सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो भारत के सबसे पहले जो स्पेस उड़ान हुआ था बैकानूर स्पेस स्टेशन से सबसे पहले छोड़ा गया था स्पेस, यही जो कि यहीं पे कजाकिस्तान या कजाकिस्तान से में छोड़ा गया था ना। बैकानूर स्पेस स्टेशन से। और इसमें जो है कुछ है नहीं अभी जो इसके राजधानी की बात करिएगा तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, इससे पहले नूर अस्ताना सुल्तान, हुआ करता था। अभी वहाँ के राजा आया था तो वो अपने नाम पे नूर सुल्तान कर लिया। हाँ, नूर सुल्तान के लिए ठीक है। और इसके बाद है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, और उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है अशगाबाद है, सॉरी उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, और तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद है। ताशकंद से मैं एक बात याद आता है, ताशकंद समझौता हुआ था, उस वक्त बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ये 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के 1966 की 65 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, अच्छा, तो उस युद्ध को संधि को समाप्त करने के लिए युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता 11 जनवरी 1966 को हुआ था। इसी के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू का बताया जाता है कि मृत्यु भी हो गया था, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु भी हो गया था। और ये जो समझौता जो कराया था रूस के द्वारा कराया गया था, ठीक है।